नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, BSM6 के विद्यार्थियों के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन पर बात करूंगी। मैं सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता के अंश से प्रारंभ करना चाहती हूँ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुचर्चित आत्मकथा है। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा से हम क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लिखना इतना आसान भी नहीं है। अपने गुण और दोषों को सबके सामने रखना बहुत ही मुश्किल काम भी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। हिंदी में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। दलित आत्मकथा क्या है? दलित आत्मकथा की विशेषताएं क्या हैं? दलित लेखक आत्मकथा ही क्यों लिखते हैं? इन सारी बातों पर मैं विचार करूंगी। तो हिंदी में दलित आत्मकथा दलित विमर्श के प्रमुख उपकरण है। आत्मकथा एक तथ्य केंद्रित लेखन की विधा है। इस विधा में कल्पनाशीलता के लिए कोई जगह नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि बौद्ध दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को दलित साहित्य का आधार मानते थे और मजबूती से स्वीकार भी करते थे। जूठन आत्मकथा में पूरे दलित समाज के पीड़ा की अभिव्यक्ति है। इसमें किसी एक दलित का वर्णन नहीं है, बल्कि पूरा दलित समाज आत्मकथा के केंद्र में है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां के बरला गांव में हुआ था। आत्मकथा जूठन के अलावा उनकी प्रमुख किताबें हैं सलाम, घुसपैठिए, छतरी, 10 प्रतिनिधि कहानियां, जो कहानी संग्रह हैं, और उनके कविता संग्रह हैं अब और नहीं, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका। उन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी लिखा है, जो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। कोई लेखक अपने समय और समाज के तमाम अंतर विरोधों से टकराकर ही यथार्थ की रचना करता है, यथार्थ की सृष्टि करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखन से ये साफ तौर पर झलकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो आत्मकथा लिखी है जूठन, उसे 2004 में न्यू इंडिया फाउंडेशन बेंगलोर ने न्यू इंडिया बुक प्राइज हिंदी के विशिष्ट लेखक के रूप में
उन्हें सम्मानित किया है। यह पुस्तक तमिल, पंजाबी, मलयालम भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, साथ ही अंग्रेजी में भी। 1993 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी ओम प्रकाश वाल्मीकि को सम्मानित किया गया है। और यह जो जूठन आत्मकथा है वह केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकहानी नहीं है, बल्कि यह सदियों से पशुओं से भी बदतर, अपमानित, लांछित जीवन जीने वाले समाज की सच्ची कहानी है। इसमें किसी कल्पना का मिश्रण नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भी दिल्ली, नई दिल्ली से कुछ ही दूर में मुजफ्फरनगर है, वहां दलित जीवन में अनेक प्रकार की यातनाएं थी। इसे एक सिलसिलेवार ढंग से और लंबे जद्दोजहद के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और तमाम कष्टों को, उपेक्षाओं को, प्रताड़नाओं को एक बार फिर से याद किया, फिर से जिया और उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं भी भोगी और स्वयं को परत दर परत उघड़ते हुए कई बार उन्हें लगा कि यह सब कुछ कितना दुखदाई है, यह सब कुछ लिखना कितना दुखदाई है। और इसमें केवल उस समाज का वर्णन नहीं है, बल्कि बरला गांव का पूरा सांस्कृतिक इतिहास भी है। उस क्षेत्र में रहने वाले त्यागी समाज, चूहड़ा, चमार जैसे दलित समाज के बीच के संबंधों पर भी लेखक ने बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है। हिंदी में दलित आत्मकथा कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने बताया, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, जो पुस्तक रूप में 1997 में प्रकाशित हुआ। मोहनदास नमिशराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, जो 1995 में प्रकाशित हुआ। कौशल्या वैशंत्री का दोहरा अभिशाप, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत, शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तुलसीदास की आत्मकथा मुर्दहिया और मणिकर्णिका, माता प्रसाद की आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक। उसी प्रकार D.R. जाटव की आत्मकथा मेरा सफर मेरी जिंदगी, ये महत्वपूर्ण दलित आत्मकथा मानी जाती है। और दलित लेखिका सुशीला टाकभौरे ने भी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है शिकंजे का दर्द, जो 2011 में प्रकाशित हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भंवरलाल मीना को एक लंबा साक्षात्कार दिया था। उसमें उन्होंने आत्मकथा के बारे में, अपने अनुभव के बारे में, अपने लेखन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैं कुछ अंश बताना चाहती हूँ। वे बताते हैं कि दलित आत्मकथाओं में पूरे समाज से जुड़ी हुई आत्मकथाएं हैं। इसमें स्वयं दलित कथाकार का जीवन होता है, साथ में समाज का भी इतिहास है, उसका दस्तावेज है। गैर दलित आत्मकथाएं समाज का इतिहास नहीं है, वे आत्म केंद्रित हैं, अपने को केंद्रित करके लिखी गई हैं। दूसरी तरफ दलित आत्मकथाएं अपने माध्यम से समाज का पूरा खाका खींच रहे हैं, एक इतिहास दे रहे हैं जीवन का, जो इतिहास अभी तक लिखा ही नहीं गया, उसे हम अपने आत्मकथा के माध्यम से लिख रहे हैं। जब ये जूठन लिखना शुरू करते हैं तो उस समय किस तरह से वे लिखना प्रारंभ करते हैं, उसके बारे भी उन्होंने बताया है। हर एक लेखक का तरीका है अपने लिखने का, अपने अपने ढंग से लिखता है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया है, कि लेखन से पहले तैयारी करने में मुझे बहुत साल लगे हैं। लेखन शुरू करने से पहले मैंने इसकी तैयारी की,
पूरे विश्व के साहित्य को पढ़ा है और चीजों को समझने की कोशिश की है, तकनीक को समझने की कोशिश की है, भाषा को समझने की कोशिश की है और इसका इस्तेमाल मैंने अपने लेखन में किया। इसलिए मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करें तब आपको सीखना पड़ता है, मात्र इमोशन से काम नहीं चलेगा। जो भी आपको इसमें पसंद आ रहा है, उसकी कसावट, उसकी भाषा प्रभाव, ये मेरे उन अनुभवों के कारण है, ये मेरे उस विश्व साहित्य को पढ़ने के कारण है, चाहे वह हिंदी का ही हो या इससे इतर भाषाओं का। उसको पढ़कर जो मैंने अर्जित किया, उससे बहुत सारी चीजें समझने में मुझे मदद मिली है और सीखने को मिला है। जब मैंने लिम्बाले की आत्मकथा मराठी में पढ़ी तो मैं दंग रह गया। इसमें भाषा का चमत्कार है, छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन प्रभावशाली हैं। तो ये चीजें जानने की जरूरत है। दया पवार की बलुंत की जो गरिमा है, जो गरिमा को समझने की जरूरत है। उन चीजों को जब समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से वे चीजें आपकी सोच को परिपक्व करेंगी और कोशिश करेंगे कि चीजों को उसी रूप में देखें। जूठन में जो मेरे गांव का जिक्र है, मुझे लगता है कि जूठन के शुरू के 20 पेज महत्वपूर्ण हैं। आप उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, वे जूठन की जान है। हाँ, मैं यह कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में हुए आंदोलनों का मुझ पर प्रभाव पड़ा और मेरे व्यक्तित्व का निर्माण वहीं पर हुआ। आज मैं जो कुछ भी हूं, महाराष्ट्र के प्रभाव के कारण। वे स्वीकार करते हैं कि चीजों को समझने की तकनीक उन्हें दया पवार से, लिमाले से, प्रेमचंद से, गोरकी से प्राप्त हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन की भूमिका में लिखा है, दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्ति में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांस ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय है, दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। शिक्षा प्राप्त करके ही जीवन स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। गांव की प्राथमिक पाठशाला में दाखिले के लिए उसके पिता को बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं। विद्यालय में भी उन्हें बहुत अपमानित किया जाता था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। दलित चेतना ओम प्रकाश वाल्मीकि में आई कहां से? अंबेडकर के प्रभाव से और उनकी जीवनी से। अंबेडकर के विचारों का प्रभाव दलित लेखकों पर पड़ता आया है। अंबेडकर की जीवनी, डॉक्टर अंबेडकर जीवन परिचय को पढ़ने के पश्चात उन्हें अलग ही अनुभूति हुई। वे स्वीकार करते हैं, कई दिन और रातें बेचैनी में काटी। मेरे भीतर की छटपटाहट बढ़ गई थी। मेरी चुप्पी जो रोम रोम को जड़ बना रही थी, अचानक पिघलने लगी थी। उस पुस्तकालय में अंबेडकर की लिखी जो भी पुस्तकें थी, वे सभी पढ़ डाली थी। इन पुस्तकों के अध्ययन से मेरे भीतर एक प्रवाहमयी चेतना जागृत हो उठी थी। इन पुस्तकों ने मेरे गूंगेपन को शब्द दिए। व्यवस्था के प्रति विरोध भावना मेरे मन में इन्हीं दिनों पुख्ता हुई थी। ओम प्रकाश पर अंबेडकर और मार्क्सवादी साहित्य का प्रभाव पड़ा था, जिससे उनकी सोच ही बदल गई थी। उन्होंने मैक्सिम गोर्की की किताब पढ़ी थी जिसका नाम है माँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन में एक प्रसंग है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी के 10-12 दिन पहले वाल्मीकि जी के माँ बाप ने त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अपने सारे काम किए थे। बारात के दिन अच्छा खाना मिलेगा, यह सोचकर बारात के दिन उसकी माँ अपने बच्चों को साथ लेकर दरवाजे से बाहर टोकरा लिए भोजन की सुखद बातें सोचकर बैठी थी। सब लोग खाना खाकर चले गए तो उसकी माँ ने त्यागी से कहा, चौधरी जी, ईब तो सब खाना खा चले गए, महारे जागत को भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा। जूठी पतलों से भरे टोकरे की तरफ। क्या कहा उसने? टोकरा भर के
जूठन तो ले जा रही हो, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चोह रही। सुखदेव सिंह त्यागी के वे शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं। इस प्रकार अपमानित, अवहेलित, मूक लोग भी संकट की पराकाष्ठा पर जब पहुंचते हैं तो उनमें प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। त्यागी को वाल्मीकि जी की मां इस प्रकार उत्तर देती है। क्या कहती है वो? इस ठाके अपने घर में धर ले, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। मतलब ये जो जूठन है, इन सबको रख लो और कल सुबह बारातियों को नाश्ते में खिला देना। हम दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़ के तीर की तरह उठकर चल दी। सुखदेव सिंह मां पर हाथ उठाने के लिए झपटे थे, लेकिन मां ने शेरनी की तरह उनका सामना किया था बिना डरे। तो इन सब बातों का, बचपन की इन सब बातों का ओम प्रकाश वाल्मीकि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जो उनकी प्रमुख आत्मकथा है, उसमें मुजफ्फरनगर जिले के गांव के बारे भी उन्होंने लिखा है और विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस और जिजीविषा को कैसे लोग बरकरार रखते हैं, इसे भी उन्होंने स्पष्ट किया है। जब स्कूल में, किसी तरह स्कूल वो जा पाते हैं और स्कूल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता आह ग्राम्य जीवन भी क्या, जब पढ़ते हैं तो उनको एक एक शब्द घोर, बनावटी और झूठा लगता है। और एक साधारण दलित परिवार का बच्चा जब विभिन्न पड़ावों से होते हुए आगे बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा हासिल करता है और बाद में एक फैक्ट्री में भी, आयुध फैक्ट्री में उन्हें नौकरी मिलती है। उन्होंने जूठन का दूसरा खंड भी लिखा है, जिसको उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर विमल थोराट ने 2015 में प्रकाशित करवाया। लेखक की ओम प्रकाश वाल्मीकि की मृत्यु 10 अगस्त 17 नवंबर 2013 को हुई थी। और लेखक को अपने समय में ही उनकी प्रतिभा की जो व्यापकता थी, उसके लिए स्वीकृति मिल चुकी थी और इसीलिए जब बाद में वो दूसरा खंड लिखते हैं तो इसी स्वीकृति के कारण उनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो उनके अंदर समाज व्यवस्था के विद्रूप चेहरे के समानांतर एक परिवर्तनशील दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। जब ये शिमला में काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें अपनी बीमारी का पता चला और जब दिल्ली में ये गंगाराम हॉस्पिटल में थे तो किस तरह बहुतों ने उनकी मदद की, उसको उन्होंने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है। वे बताते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों ने जिस तरह मेरी मदद की इस बीमारी के समय, मुझे जो नाम याद है उनमें अंकित, अमित, नौशाद, मिहिर और एक अग्रवाल जिसका नाम मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूं, सबने मेरी मदद की। मैं कैसे भूल जाऊं कि इनमें मानवता नहीं है। एक लेखक होने की वजह से मानवता के नाते वे मेरे साथ थे, मेरे दुख के सहभागी बन मुझे हौसला दिया। उन्होंने बहुतों को याद किया है, नमिता गोखले, रेखा अवस्थी, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, अशोक वाजपेयी, देवेंद्र चौबे, रविंद्र कालिया का सहयोग उन्हें मिला था और बीमारी से उबरने में उन्हें बहुत मदद मिली थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस आत्मकथा में बहुत सारे पक्षों को स्वीकार किया है। जातिवादी वर्चस्व की भावना के कारण दलित समझकर कोई किराए का अच्छा कमरा नहीं देना चाहता था। किराए के कमरे के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा। कोई गैर दलित कमरा देने को तैयार नहीं होता था। तब ऐसे में एक व्यक्ति अनिल भारद्वाज ने उनको मदद की। एक तरफ अनिल भारद्वाज और दूसरी तरफ कुमावनी ब्राह्मण।
अनिल भारद्वाज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपको सरनेम चाहिए या किराया? देखो जी, बाद में झंझट नहीं चाहिए। हम लोग कुमाऊनी ब्राह्मण हैं, किसी डोम या मुसलमान को अपने यहाँ किराया पर नहीं रखते। आखिरकार सिंधवानी के यहाँ मकान मिला और मकान की समस्या खत्म हुई। तो दलित को हर तरीके से कष्टों का सामना करना पड़ता है। किसी तरह स्कूल जाना और उसके बाद पढ़ने के बाद आगे की जिंदगी के लिए भी कष्टों का सामना, इतना तक कि कार्यालयों में भी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कार्यालयों में दलितों के प्रति दुर्भावना को भी रेखांकित किया है। जो उनके उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उनकी पुस्तक प्रकाशन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी और लेखक के प्रतिरोध के कारण बहुत बाद में उनको ये मौका मिला। और एक दूसरे उच्च अधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा था? तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक अच्छी नौकरी मिल गई तो हजम नहीं हो रही है। अगर यही सब करना है तो जाओ बाहर और करो भंगी चमारों की नेतागिरी। और कुछ तो तुम लोगों के वश में है नहीं, बस जाति के नाम दूसरों को गालियां देते हो। लेकिन बाद में उस उच्च अधिकारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये कहते हैं कि अब ये मुर्दा चेहरा लेकर कब तक खड़े रहोगे? भूल जाओ जो भी कहा था। मेरी जाट बुद्धि में घुस वह उगल दिया। मन में कुछ नहीं है, चाहो तो कभी देख लेना, सिद्ध कर देंगे। यही कहा था ना तुमने। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखा है। और जूठन जो है वह एक दिल दहला देने वाली आत्मकथा है। 1997 में पुस्तक रूप में पहली बार प्रकाशित हुई और ऐसी आत्मकथा है जिसे क्लासिक दलित आत्मकथा के रूप में पहचान मिली। आत्मकथा का जो शीर्षक है उसी से पता चलता है कि लेखक ने कितना कुछ झेला है। पग पग पर अपमानित होना पड़ा है। लेखक आत्मकथा लिखते समय जीवन के तमाम कष्टों को, यातनाओं को, उपेक्षाओं को, प्रताड़नाओं को पुनः जीते हैं और गहरी मानसिक यंत्रणा से गुजरते हुए फिर से उन सारी चीजों को महसूस करते हैं और लिखते हैं। उन्हें पाठशाला में अन्य लड़कों के साथ अलग बैठना पड़ता था। गांव के सहपाठी उन्हें जाति सूचक नामों से चिढ़ाया करते थे और जाति व्यवस्था के कारण उनको नारकीय जीवन जीना पड़ता था। इन सारी बातों का उन्होंने जूठन में वर्णन किया है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण आत्मकथा है।